हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं अतुल तिवारी आप सभी का एग्जामपुर परिवार में स्वागत करता हूं। तो कैसे प्यारे बच्चों, चलिए मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल लाइव हो चुका हूं एक नई क्लास में और जानेंगे क्या कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे सारे क्वेश्चन कवर किए गए हैं। तो जितने भी बच्चे यहाँ पे जुड़ गए हैं सही बच्चों को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग। तो बिल्कुल मैं आप लोगों के सामने लाइव हूँ एक नई क्लास में और जानेंगे क्या कुछ महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो भाई सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे और सीधे चलते हैं अपने क्लास की तरफ और देखते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे क्वेश्चन कवर किए गए हैं। तो जितने भी बच्चे यहाँ पे जुड़ गए हैं सही बच्चों को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद। भाई सभी को जय हिंद, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। ओके, तो चलिए आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे और सीधे आइए चलते हैं अपने क्लास की तरफ और देखते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे क्वेश्चन कवर किए गए हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कवर किया गया है, आइए देखते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन आज यहाँ पे कवर किया गया बच्चों, चंबल नदी इनमें से किस राज्य से होकर के बहती है। ठीक है, जो चंबल रिवर की बात करें बच्चों कि मध्य प्रदेश, देखो ये मध्य प्रदेश से चंबल नदी निकलती है। कहां से निकलती है, मध्य प्रदेश के। बच्चों अगर बात कर लेते हैं कि जाना पाव पहाड़ी, जो ये चंबल रिवर है बच्चों, ये कहां से निकलती है, तो जाना पाव की बात करें बच्चों, ये एक पहाड़ी का नाम है, विंध्य रेंज में आता है। ये किस में आता है, जाना पाव पहाड़ी की बात करें बच्चों, तो याद रखना ये जाना पाव पहाड़ी ये किसमें आता है, ये विंध्य रेंज की बात करें बच्चों कि विंध्य श्रेणी में आता है। जो विंध्य श्रेणी पर्वत श्रृंखला की बात करें तो विंध्य श्रेणी आता है। और इसमें बच्चों ये जो जाना पाव है ये इंदौर के पास है। कहां पर भाई, ये इंदौर जिले के अंतर्गत आता है बच्चों, मध्य प्रदेश में। और यहां से कौन सी नदी का ओरिजिन है, तो बच्चों याद रखना यहां से चंबल नदी निकलती है। कौन सी नदी है, चंबल नदी, यहां से ओरिजिन इसका है। तो देखो ये मध्य प्रदेश के साथ साथ बच्चों कहां पर ये फ्लो होती है। देखो अगर बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की बात करें बच्चों कि मध्य प्रदेश से ये नदी कहां पर जाती है, देखो यहां पर आता है आपका इंदौर। यहां पर इस क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र बच्चों, ये इंदौर की बात करें बच्चों तो ये इंदौर से निकलती है और ये राजस्थान में इंटर करती है। कहां पर करती है, राजस्थान में इंटर करती है बच्चों, फिर मध्य प्रदेश में आती है। ये कहां पर, फिर मध्य प्रदेश में, और फिर कहां निकल जाती है, तो बच्चों ये उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के साथ साथ ध्यान रखना मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ये तीन राज्यों में प्रवाहित होती है। ध्यान रखना कितने राज्यों में, ये 3 स्टेट्स की बात कर लेते हैं। तो चंबल नदी बच्चों ये 3 राज्यों के अंतर्गत बहती है। कौन कौन सा, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। राजस्थान का बच्चों जो कोटा इंडस्ट्रियल हब जो है बच्चों, कोटा की बात कर लेते हैं तो कोटा याद रखना, कोटा बच्चों ये किस नदी के किनारे पर आता है, तो याद रखना चंबल नदी के किनारे पर आता है। ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आता है कि चंबल नदी बच्चों मध्य प्रदेश में कितनी बार इंटर होती है, तो याद रखना कि यहाँ पे 2 बार बच्चों। ध्यान रखना कितनी बार है, तो ये 2 बार यहाँ पर क्या होती है, तो इन और आउट होती है। ध्यान रखना कितनी बार, 2 बार इन और आउट होती है। कौन सी, चंबल नदी की बात कर लेते हैं। इसकी टोटल लेंथ की बात करें, देखो चंबल नदी की बच्चों जो टोटल लेंथ है 1024 किलोमीटर है। कितनी है, 1024 किलोमीटर बच्चों ये किसकी लेंथ मिलेगी आपको, चंबल नदी की मिलेगी। कहां से लेकर के, तो जो ये जाना पाव पहाड़ी इंदौर में बच्चों, यहां से लेकर के ये इटावा के पास किसमें मिल जाती है, यमुना में। ध्यान रखिएगा, इटावा की बात करें बच्चों, उत्तर प्रदेश के इटावा की बात कर लेते हैं, यहां पर ये आकर के किसमें मिल जाती है, तो बच्चों यमुना नदी में ये मिल जाती है। ध्यान रखेंगे। ठीक है, कहां पर, यमुना नदी में बच्चों, इटावा में आकर के ये चंबल नदी मिल जाती है। ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण आता है कि बताओ ये किस पहाड़ी से निकलती है, तो जाना पाव विंध्य क्षेत्र है। ठीक है, प्लेस जाना पाव है, श्रेणी विंध्य क्षेत्र की बात कर लेते हैं। और देखो इसी बच्चों अगर चंबल की बात करें, इसे चरमावती के नाम से भी जानते हैं। क्या, किस नाम से जाना जाता था इसको, पहले इसको बच्चों चरमावती के नाम से जानते थे। पुराने समय पर अगर बात करें, प्राचीन समय पे बच्चों इसको किस नाम से जानते थे, चरमावती के नाम से जानते हैं। किसको, चंबल नदी को। ध्यान रखेंगे, किसको, चंबल नदी को। इसमें बच्चों 3 डैम बने हुए हैं। कितने डैम बने हैं, तो 3 बांध की बात करें बच्चों तो इसमें 3 पैरेलल बांध। अगर बात कर लेते हैं कि 3 अगर डैम की बात करें बच्चों कि 3 डैम इसमें बनाए गए हैं। कौन कौन से, तो देखो गांधी सागर है पहले, सबसे पहले कौन आ जाता है, गांधी सागर की बात करें। और गांधी सागर डैम बच्चों ये मध्य प्रदेश में बना हुआ है। कहां पर है ये, मध्य प्रदेश में गांधी सागर डैम बना है, चंबल नदी पे। ठीक है, नदी कौन सी, चंबल, इस पे गांधी सागर हो गया। फिर बच्चों आ जाता है जवाहर सागर। कौन सा है, जवाहर सागर की बात करें और ये राजस्थान के अंतर्गत है। कहां पर भाई, राजस्थान में बच्चों याद रखना कौन सा है, यहां पे डैम बना है तो जवाहर सागर है। और एक बच्चों आ जाता है लास्ट में राणा प्रताप सागर। ठीक है, राणा प्रताप सागर की बात कर लेते हैं तो याद रखिएगा राणा प्रताप सागर बच्चों ये भी कहां मिलेगा, तो राजस्थान राज्य के अंतर्गत। ठीक है, तो ये तीनों जो डैम है ये किस पे बने हुए हैं, तो चंबल नदी पे बने हैं। और याद रखना बहुत फेमस ये डैम है और आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देखो अगर बात करें चंबल की जो प्रमुख सहायक नदियों की बात करें बच्चों तो याद रखना क्षिप्रा की बात आपने नाम सुना होगा, क्षिप्रा नदी की बात करें बच्चों कि क्षिप्रा की बात कर लेते हैं और काली सिंध की बात करें, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियों में आ जाती हैं। कौन सी,
काली सिंध की बात करें और क्षिप्रा की बात करें बच्चों, तो याद रखना ये प्रमुख नदी किसकी है, तो याद रखिएगा ये बच्चों आपके चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदियों में आता है। और इसी क्षिप्रा नदी के किनारे पर महाकाल मंदिर है, याद रखना। जो बाबा भोलेनाथ का ज्योतिर्लिंग की बात करें बच्चों, तो महाकालेश्वर जो उज्जैन के अंतर्गत है, ये किस नदी के किनारे पर है बच्चों, तो इसी क्षिप्रा नदी के किनारे पर या तट पर स्थित है, ध्यान रखेंगे। और क्षिप्रा जो है बच्चों ये चंबल के एक प्रमुख सहायक नदियों में है, ठीक है। तो याद रखेंगे ये तमाम सारे जो क्वेश्चन है किससे संबंधित है, तो याद रखना ये सब आपके चंबल नदी से संबंधित है। ये सारे क्वेश्चन किससे संबंधित है, चंबल नदी से। इसी चंबल पे बच्चों चूलिया जलप्रपात भी है। एक और पॉइंट यहां पे ऐड कर लीजिएगा आप लोग, चूलिया जलप्रपात की बात करें, ध्यान रखना इसी चंबल नदी पे बच्चों एक जलप्रपात है, वाटरफॉल की बात करें या फिर जलप्रपात की बात कर लेते हैं, ठीक है। क्या बात कर रहे हैं हम लोग, जलप्रपात की बात करें या फिर वाटरफॉल, ठीक है। वाटरफॉल की बात करें बच्चों या फिर जलप्रपात की बात करें, तो जलप्रपात इस पे कौन सा बना है, तो जलप्रपात बच्चों इस पर है चूलिया। क्या नाम है, चूलिया जलप्रपात। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है आपके दिल्ली पुलिस में कि बताइए चूलिया वाटरफॉल किस नदी पे है, तो बच्चों याद रखना इसी चंबल नदी पे कौन सा जलप्रपात है, चूलिया जलप्रपात है, ध्यान रखना। और ये मध्य प्रदेश में, कहां पर है, मध्य प्रदेश में। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, चलिए भाई आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। चलो भाई, भारत की पहली बच्चों पूर्ण वातानुकूलित जो ट्रेन है ये कौन सी, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं कि भारत ने बच्चों पहली जो एयर कंडीशन ट्रेन जो थी बच्चों ये कौन सी थी, तो भारत में अगर बात कर लेते हैं जो पहली एयर कंडीशन ट्रेन थी बच्चों इनमें से कौन सी थी, राजधानी एक्सप्रेस थी। कौन सी थी, राजधानी एक्सप्रेस की बात कर लेते हैं, तो ये भारत की सबसे पहली, याद रखिएगा, एयर कंडीशन ट्रेन थी। इसकी शुरुआत कब की गई थी बच्चों, तो 1969 में। कब शुरू हुई थी राजधानी, तो याद रखना भारत की पहली जो राजधानी ट्रेन है बच्चों 1969 में शुरू हुई थी। और ये कहां से चली थी बच्चों, तो याद रखना नई दिल्ली। कहां से चली थी ये, नई दिल्ली की बात करें बच्चों कि नई दिल्ली से चल के ये कहां गई थी, हावड़ा, ठीक है। हावड़ा के बीच चलाई गई थी पहली बार। याद रखना कि हावड़ा कोलकाता पश्चिम बंगाल की बात करें कि हावड़ा बच्चों ये कहां है, कोलकाता पश्चिम बंगाल के अंतर्गत की बात करें तो कोलकाता पश्चिम बंगाल, ध्यान रखना कहां पर, कोलकाता पश्चिम बंगाल की बात करें बच्चों तो यहां पर पहली ये भारत की राजधानी ट्रेन चलाई गई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और उस समय की भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन थी। इसके बाद बच्चों कौन सी चला दी गई, सबसे तेज भारत की कौन सी हो गई थी, शताब्दी, ठीक है। शताब्दी ट्रेन बच्चों ये कब चलाई गई थी, 1988 में। कब चलाई गई थी, शताब्दी ट्रेन जो थी ये भारत की सबसे तेज, एक समय पर सबसे तेज चलने वाली ट्रेन थी बच्चों शताब्दी। और अगर बात करें ये कहां से चली थी बच्चों, तो ये नई दिल्ली से कहां गई थी, झांसी। कहां तक चली थी ये, नई दिल्ली से झांसी तक चलाई गई थी बच्चों। बाद में इसे कहां बढ़ा दिया गया था, भोपाल तक इंक्रीज कर दिया गया। कहां तक, तो बच्चों ये पहले नई दिल्ली से झांसी चलाई गई, लेकिन बाद में फिर इसको कहां तक चला दिया गया था, भोपाल तक, ठीक है। तो याद रखना, तो ये भारत की पहली शताब्दी ट्रेन जो चलाई गई थी बच्चों ये 1988 में चलाई गई थी, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं। अब भारत की सबसे जो तेज ट्रेन हो गई बच्चों कौन सी है, तो याद रखना वंदे भारत। कौन सी है, तो याद रखना कि वंदे भारत बच्चों अब भारत की हमारे सबसे तेज ट्रेन हो गई, ठीक है, वंदे भारत। क्लियर, याद रखना वंदे भारत भारत की सबसे तेज ट्रेन हो गई चलने वाली। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। केंद्रीय खाद्य और प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ये कहां पर है, ठीक है, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात कर लेते हैं, ये कहां पर स्थित है। चलिए बात करेंगे, बताएंगे कि जो केंद्रीय बच्चों हमारा फूड एंड सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं, ये इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है, ठीक है, दिल्ली, आनंद, अहमदाबाद या फिर मैसूर के अंतर्गत कहां पर ये स्थित है। तो देखो अगर बात कर लेते हैं इसमें क्या करेक्ट आंसर होगा, तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैसूर, ठीक है। क्या होगा, मैसूर कर्नाटक की बात करें बच्चों तो याद रखिएगा मैसूर कर्नाटक में किसका मुख्यालय है, तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, किसका है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी जो संस्था अनुसंधान संस्थान है बच्चों ये कहां पर स्थित है, मैसूर कर्नाटक के अंतर्गत, ठीक है। कहां पर है, मैसूर कर्नाटक के अंतर्गत। और इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं कि देखो जो ये टेक्नोलॉजी संस्थान है बच्चों इसकी स्थापना कब की गई थी, 1950 में की गई थी। कब, तो सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें बच्चों इसकी स्थापना किस वर्ष में की गई, 1950 में। कहां पर की गई थी, तो मैसूर कर्नाटक के अंतर्गत। कहां पर की गई थी, मैसूर कर्नाटक के अंतर्गत इसको किया गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे कब किया गया था, 1950 के दौरान, ठीक है, याद रखिएगा 1950 के दौरान। और बच्चों देखो अगर यहीं पे बात कर लेते हैं कि मैसूर की बात कर लेते हैं कि मैसूर बच्चों ध्यान रखना भारत का पहली बार जब स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ था, ठीक है, जब पहली बार स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ था बच्चों तो याद रखिएगा स्वच्छता सर्वेक्षण की बात कर लेते हैं तो बच्चों भारत का जो सबसे स्वच्छ शहर चुना गया था, ठीक है,
स्वच्छता की बात करें बच्चों की, जो स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ था, भारत का पहला स्वच्छ शहर कौन सा चुना गया था? इसी मैसूर को चुना गया था। किसे? मैसूर को चुना गया था। यहीं पे बच्चों याद रखना रेल म्यूजियम है। क्या है? तो याद रखना रेल म्यूजियम है। रेल संग्रहालय की बात करें बच्चों की, दक्षिण भारत में जो रेल संग्रहालय ये कहां पर है? इसी मैसूर के अंतर्गत है। कहां पर है? रेल म्यूजियम। और देखो एक है नेशनल रेल म्यूजियम, राष्ट्रीय रेल म्यूजियम। बच्चों दोनों में कंफ्यूज मत होना, ये रेल म्यूजियम है जो कहां है? मैसूर में है। और बच्चों एक हमारा कौन सा हो जाएगा? नेशनल यानी कि राष्ट्रीय रेल म्यूजियम। ठीक है, नेशनल रेल म्यूजियम की बात करें बच्चों तो ये कहां मिलेगा आपको? तो ये नई दिल्ली के अंतर्गत है। कहां है ये? नई दिल्ली में। बच्चों याद रखना कौन सा है? तो नेशनल जो रेल म्यूजियम है ये कहां पर है? तो याद रखिएगा बच्चों नेशनल रेल म्यूजियम ये आपको मिल जाएगा कहां पर? नेशनल रेल म्यूजियम बच्चों ये दिल्ली के अंतर्गत है। कहां पर है? नेशनल रेल म्यूजियम ये दिल्ली के अंतर्गत है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखो आनंद की बात करें बच्चों तो यहां पे कौन सी फैक्ट्री एस्टैब्लिश की गई? अमूल का नाम सुना होगा, आनंद मिल्क यूनिलीवर लिमिटेड। ठीक है, भारत की जो पहली बच्चों अगर दूध फैक्ट्री की बात कर लेते हैं कौन सी लगाई गई थी? तो अमूल बच्चों स्थापित की गई थी। कौन सी है? अमूल स्थापित की गई थी बच्चों। और ये कहां पर है? तो आनंद गुजरात में। ठीक है, याद रखना आनंद गुजरात में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में, 1946 में। अमूल मिल्क आता है, हम लोग देखते हैं मार्केट से जाकर के पैकेट लाते हैं ना अमूल का जो दूध लाते हैं, तो यही बच्चों ये कहां? आनंद, ये गुजरात के अंतर्गत आता है। कहां पर? ये गुजरात के अंतर्गत बच्चों कौन है? तो आनंद है। ठीक है, याद रखना इसे क्या बोलते हैं? वहां पे आनंद, गुजराती में से क्या बोलते हैं बच्चों? आनंद बोलते हैं। और हम लोग इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आनंद बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना इसकी स्थापना कहां पर की गई थी? तो आनंद गुजरात में की गई। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखो यहीं पे CSIR है। ठीक है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की बात करें बच्चों तो CSIR इसकी स्थापना 1942 में की गई थी। ठीक है, किसने की थी बच्चों? तो शांति स्वरूप भटनागर जी ने की थी। किसने की थी? तो CSIR बच्चों ये दिल्ली के अंतर्गत है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसकी स्थापना बच्चों किसने की थी? शांति स्वरूप भटनागर जी ने। किसने की थी? शांति स्वरूप भटनागर। इन्होंने किसकी स्थापना की थी? तो बच्चों याद रखना इन्होंने CSIR की स्थापना की थी। और इसका मुख्यालय कहां मिलेगा? नई दिल्ली के अंतर्गत है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सेना का सर्वोच्च पद किसका होता है? सेना में अगर बात करें बच्चों कि आर्मी की बात करें तो आर्मी में जो सर्वोच्च जो पद होता है इनमें से कौन सा होता है? ब्रिगेडियर, जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल या फिर मेजर जनरल की बात कर लेते हैं। इनमें से कौन सा पद है बच्चों जो सबसे प्रमुख है या फिर सबसे ऊंचाई वाला है? तो देखो अगर देखा जाए बच्चों तो देखो सबसे प्रमुख तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति जी होते हैं। ठीक है, कौन होता है? राष्ट्रपति जी होते। तो राष्ट्रपति तो इसमें ऑप्शन में है ही नहीं। इसके बाद बच्चों कौन सा एक पद सृजित कर दिया गया? एक नया पद बना दिया गया। कौन सा? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात करें। ठीक है, कौन सा बना दिया गया? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना दिया गया। और इसके नीचे फिर बच्चों कौन सा होता है? तो याद रखना जनरल की बात कर लेते हैं तो कौन सा हो जाएगा? तो बच्चों याद रखना सबसे जो प्रमुख पद आ जाता है इसमें जनरल का आ जाता है। कौन सा? जनरल का आ जाता है। इसके बाद अगर बात कर ले बच्चों तो देखो याद रखना इसके बाद अगर बात कर लेते हैं कि जनरल के बाद कौन सा पद है। ठीक है, जनरल के बाद अगर बात कर लेते हैं तो कौन सा आ जाता है? तो लेफ्टिनेंट जनरल आ जाता है। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल यानी कि पहले नंबर पे जनरल होगा, दूसरे नंबर पे बच्चों लेफ्टिनेंट जनरल होगा, तीसरे पे मेजर जनरल होगा और चौथा जो प्रमुख पद आ जाता है बच्चों वो कौन सा है? तो ब्रिगेडियर का आ जाता है। कौन सा? ब्रिगेडियर का आ जाता है। तो इसमें जो रैंक वाइज अगर बात करें सबसे प्रमुख कौन होगा? जनरल, दूसरे पे लेफ्टिनेंट जनरल होता है, तीसरे पे मेजर जनरल और चौथे पे क्या हो जाएगा? ब्रिगेडियर रैंक होती है। तो ये सेना के जो प्रमुख पदों की बात कर ले तो याद रखना करेक्ट इसका क्या हो जाएगा? जनरल हो जाएगा। ठीक है, नेवी की बात कर ले बच्चों, देखो नेवी में क्या है। ठीक है, नेवी में प्रमुख पद कौन सा होता है? ठीक है, नेवी की बात कर लेते हैं और एयरफोर्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, एयरफोर्स की बात कर लेते हैं और नेवी की बात कर लेते हैं कि इन दोनों में प्रमुख पद कौन सा होता है। ठीक है, तो याद रखना एयर चीफ मार्शल की बात कर लेते हैं कि एयरफोर्स में कौन सा होता है बच्चों? तो एयर चीफ मार्शल होता है। ठीक है, कौन सा होता है? तो याद रखना एयर चीफ मार्शल होता है। ठीक है, एयरफोर्स में बच्चों कौन होता है? तो सबसे प्रमुख पद होता है एयर चीफ मार्शल का। किसका है? एयर चीफ मार्शल की बात करें बच्चों तो याद रखना एयर चीफ मार्शल इसमें कौन है? तो याद रखना ये एयरफोर्स में होता है। और नेवी की बात करें बच्चों तो याद रखना चीफ ऑफ नवल स्टाफ, इसे क्या बोलते हैं? तो याद रखना बच्चों चीफ ऑफ नवल स्टाफ की बात कर ले बच्चों तो याद रखना तो ये कौन सा पद है? तो याद रखना ये नेवी का प्रमुख पद होता है। नेवी के अभी कौन है बच्चों? करमवीर सिंह जी हैं। कौन है? करमवीर सिंह की बात करें बच्चों तो करमवीर सिंह हमारे नेवी चीफ वर्तमान में है। और याद रखना विवेक राम चौधरी बच्चों ये किसके हैं? तो एयरफोर्स चीफ की बात कर लेते हैं।
तो विवेक राम चौधरी जी हैं। कौन है? तो विवेक राम चौधरी की बात कर लेते हैं। ध्यान रखना, विवेक राम चौधरी बच्चों ये कौन है? तो याद रखना हमारे देश के वर्तमान में एयर फोर्स के चीफ हैं। और अगर बात कर लेते हैं कि थल सेना प्रमुख बच्चों कौन है? मनोज मुकुंद नरवाणे जी हैं। कौन है? मनोज मुकुंद की बात कर लेते हैं कि मनोज मुकुंद नरवाणे बच्चों ये कौन है? तो याद रखना कि मनोज मुकुंद नरवाणे जी वर्तमान में हमारे देश के थल सेना प्रमुख हैं। और चीफ ऑफ डिफेंस की बात करें बच्चों तो बिपिन रावत जी हैं। कौन है? तो बिपिन रावत की बात करें बच्चों तो याद रखना बिपिन रावत जी हमारे देश के क्या है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भाई, प्रादेशिक सेना की बात करें बच्चों, इसकी स्थापना कब की गई थी? टेरिटोरियल आर्मी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। टेरिटोरियल आर्मी में कोई भी व्यक्ति जा सकता है, ठीक है, याद रखना टेरिटोरियल आर्मी में कोई भी व्यक्ति शामिल हो सकता है भाई। तो जो ये एक प्रमुख सेना है बच्चों, टेरिटोरियल आर्मी की बात करें तो एक प्रमुख सेना है जो किसी भी हालात में अपने देश की सुरक्षा के लिए तत्पर रहती है। तो जो ये टेरिटोरियल आर्मी बच्चों, इसकी स्थापना किस वर्ष में की गई? तो बच्चों याद रखना इसकी स्थापना की गई थी 1949 में। टेरिटोरियल आर्मी की स्थापना कब की गई? तो 1949 की बात कर ले बच्चों तो याद रखना इसकी स्थापना की गई थी। और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रादेशिक सेना। क्या बोलते हैं? प्रादेशिक सेना की बात करें बच्चों तो याद रखना क्या बोला जाता है? टेरिटोरियल आर्मी को हिंदी में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1949। देखो 1962 में किसकी की गई? तो बच्चों आईटीबीपी, ठीक है, किसकी की गई? आईटीबीपी की स्थापना बच्चों कब की गई थी? 1962 में। कब की गई? 1962 में। 1835 की बात करें बच्चों, यहां पे असम राइफल, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? असम राइफल्स की बात करें बच्चों तो याद रखना असम राइफल्स, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिएगा असम राइफल्स की स्थापना बच्चों 1835। इसका मुख्यालय शिलोंग में है। कहां पर है? तो बच्चों याद रखना इसका मुख्यालय कहां पर है? तो याद रखना इसका मुख्यालय शिलोंग के अंतर्गत है। कहां है? मेघालय शिलोंग की बात कर लेते हैं। और बच्चों 1953 में ऐसी कोई सेना तो मुझे नहीं लगता है कि 1953 में स्टैब्लिश हुई थी, ठीक है, ऐसी कोई सेना मुझे याद नहीं आ रहा कि जो कि कब स्टैब्लिश हुई हो। तो याद रखना 1953 में तो ऐसी कोई सेना की जो टुकड़ी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे 1965 है और यहाँ पे 1953 है, कोई बात नहीं। तो 1965 की बात करें बच्चों, यहाँ पे बीएसएफ हुआ था, ठीक है, 1965 में बीएसएफ हुआ था। 1953 में तो ऐसा कोई भी मेरे नॉलेज में नहीं कि कोई सेना का गठन किया गया होगा, ठीक है। चलिए आइए, चाहे कोई पैरामिलिट्री भी हो, किसी को नहीं किया गया था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। इनमें से बच्चों कौन सा राग है जो सुबह गाया जाता है? ठीक है, इनमें से कौन सा एक संगीत का राग है बच्चों जो सुबह गाया जाता है? ठीक है, चलिए भाई बात करेंगे, बताएंगे। जितने भी बच्चे यहाँ पे लाइव देख रहे हैं, चलिए बात करेंगे, बताएंगे कि इनमें से बच्चों जो सुबह जो राग है, इनमें से कौन सा राग सुबह गाया जाता है? ठीक है, आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सोहिनी, भैरवी, भैरवी, कलावती या फिर सारंगी, इनमें से कौन सा है जो सुबह गाया जाता है? ठीक है, तो देखिए बच्चों इसमें करेक्ट आंसर क्या होता है? राग भैरवी, ठीक है। भगवान रुद्र की बात करें बच्चों के रुद्रावतार की बात कर लेते, भगवान शिव की बात करें बच्चों, इनके लिए कौन सा राग गाया जाता है? भैरवी। कौन सा राग? भैरवी गाया जाता है। और इसका टाइम बच्चों होता है 4 to 7 AM, ठीक है, याद रखना 4 to 7 AM की बात करें, यानी कि सुबह बच्चों 4 से 7 के बीच में। कब? 4 से 7 के बीच में सुबह कौन सा राग गाया जाता है? भैरवी राग गाने का टाइम है किसका? भैरवी राग का। तो याद रखना ये किसके लिए? भगवान शिव के लिए। तो इसे क्या बोलते हैं बच्चों? तो राग भैरवी। ये कब होता है? सुबह 4 से 7 में। चलो भाई, गर्म पानी बच्चों ये अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? गर्म पानी की बात कर लेते हैं। जो ये अभ्यारण्य है ये भारत के किस राज्य के अंतर्गत आता है? ठीक है, चलिए बात करेंगे, बताएंगे। जितने भी बच्चे यहाँ पे जुड़े हैं, चलिए भाई इसका आंसर करेंगे, बताएंगे। गर्म पानी अभ्यारण्य कहां पर आता है? तो देखो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ठीक है, गर्म पानी की बात कर लेते हैं तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ये असम में है। कहां पर? दीफू आसाम की बात करें बच्चों तो यहां पर गर्म पानी अभ्यारण्य आता है। कहां पर? दीफू असम की बात कर लेते हैं, यहां पर ध्यान रखना गर्म पानी वन्य जीव अभ्यारण्य आता है। ठीक है, कहां पर? दीफू असम की बात कर लेते हैं। भारत में आज अगर मैं बात करूं तो 500 से ज्यादा अभ्यारण्य है। कितने हैं? 500 से ज्यादा बच्चों अलग अलग राज्यों में अभ्यारण्य है, जिसमें से जो गर्म पानी है ये कहां पर है? असम राज्य के अंतर्गत है। देखो असम में कई सारी चीजें हैं। यहां पे अगर बात करें बच्चों तो 3-4 नेशनल पार्क हैं जो बड़े फेमस हैं। ठीक है, याद रखना यहां पे जो नेशनल पार्क है बच्चों, काफी फेमस नेशनल पार्क है। जैसे काजीरंगा की बात कर लेते हैं, कौन सा नेशनल पार्क है? काजीरंगा की बात करें बच्चों, ठीक है, मानस हो गया, ठीक है, कौन सा है? मानस की बात करें। डिब्रू साइखोवा की बात कर लेते हैं, डिब्रू साइखोवा, ध्यान रखेंगे कौन सा नेशनल पार्क है? डिब्रू साइखोवा की बात करें बच्चों, ठीक है। नामेरी, नामेरी नेशनल पार्क की बात कर लेते हैं। इसके अलावा बच्चों आ जाता है, ठीक है, ओरंग, कौन सा है? ओरंग नेशनल पार्क की बात कर ले, ओरंग हो गया। देहिंग पट्टकाई, अभी 2 नए नेशनल पार्क बने, एक कौन बना है? तो देहिंग पट्टकाई की बात करें बच्चों तो याद रखना कि देहिंग पट्टकाई नेशनल पार्क, कौन सा? देहिंग पट्टकाई की बात कर लेते हैं।
और अगर बात करें बच्चों तो यहां पर एक लास्ट में आ जाता है तो रायमोना, कौन सा है, रायमोना नेशनल पार्क की बात कर लेते हैं। तो ये सारे नेशनल पार्क बच्चों आपको कहां मिलेंगे, तो याद रखना ये असम राज्य के अंतर्गत। और देखो जो ब्रह्मपुत्र नदी है बच्चों, ब्रह्मपुत्र रिवर की बात कर लेते हैं। ये ब्रह्मपुत्र रिवर किससे बहती है बच्चों, तो याद रखना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच बहती है। किसके, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बच्चों बीचों बीच कौन बहती है, तो याद रखना ब्रह्मपुत्र रिवर है। और काजीरंगा और मानस ये दोनों नेशनल पार्क बच्चों कहां पर शामिल है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। कहां पर है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में बच्चों कौन कौन से नेशनल पार्क है असम के, तो याद रखना काजीरंगा और मानस की बात कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। इसी में बच्चों अंबुबाची, असम में क्या होता है, तो याद रखना अंबुबाची महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा, अंबुबाची महोत्सव। और बिहू फेस्टिवल बच्चों, बिहू डांस भी है और बिहू महोत्सव भी है, जो कहां मनाया जाता है, ये असम राज्य के अंतर्गत। यहीं पे बच्चों कामाख्या देवी टेम्पल है। ठीक है, कामाख्या देवी की बात करें तो ध्यान रखना कामाख्या देवी टेम्पल बच्चों ये असम गुवाहाटी में है। कहां पर है ये, तो गुवाहाटी की बात करें बच्चों, गुवाहाटी असम में कौन सा टेम्पल है, तो कामाख्या देवी टेम्पल है। मजूली महोत्सव की बात करें, ये सब कहां पर मनाए जाते हैं, असम राज्य के अंतर्गत। ध्यान रखना हेमंत बिस्व शर्मा यहाँ के गवर्नर राज्यपाल हैं, सॉरी चीफ मिनिस्टर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ का चीफ मिनिस्टर या फिर मुख्यमंत्री कौन है, तो याद रखिएगा हेमंत बिस्व शर्मा जी यहाँ के कौन है, तो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। और जगदीश मुखी जी यहाँ के कौन है बच्चों, तो याद रखिएगा राज्यपाल यहाँ के जगदीश मुखी जी हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत का फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान की बात करें ये कहां पर स्थित है। ठीक है, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट की बात करें बच्चों के, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये भारत में कहां पर स्थित है। ठीक है, फिल्म टेलीविजन की बात करें बच्चों तो इसका जो मुख्यालय है ये कहां पर है और इसे कब स्टैब्लिश किया गया। तो बच्चों देखो अगर बात करें जो ये फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान है बच्चों ये 1960 में बनाया गया। कब, 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। और बच्चों कहां पर की गई थी, तो पुणे महाराष्ट्र में। कहां पर है ये, पुणे महाराष्ट्र में। और बच्चों ये प्रभात स्टूडियो कहां पर स्थित है, ये प्रभात स्टूडियो की बात करें बच्चों तो याद रखना ये प्रभात स्टूडियो में स्थित है। कहां पर है, प्रभात स्टूडियो। अब मान लीजिए कभी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि प्रभात स्टूडियो कहां पर है, तो याद रखना ये कहां पर है, पुणे महाराष्ट्र के अंतर्गत। कहां पर है, पुणे महाराष्ट्र के अंतर्गत। और बच्चों इसके जो प्रमुख हैं फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान के वर्तमान में जो चेयरपर्सन है या फिर अध्यक्ष है कौन है, तो बच्चों याद रखना शेखर कपूर जी हैं। कौन है, शेखर कपूर की बात करें बच्चों तो याद रखना अभी वर्तमान में जो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के हेड है वर्तमान में कौन है, शेखर कपूर जी हैं। कौन है, शेखर कपूर जी हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान ये कहां पर है। हिमालयन माउंटेनिंग की बात करें बच्चों कि हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट की बात करें ये कहां पर है। देखो इसका मेन पर्पज क्या है, काम क्या है बच्चों, ये जो तमाम जो सारे लोग हिमालय चढ़ाई करते हैं ना, हिमालय की बात कर लेते हैं बच्चों कि जो हिमालय माउंटेन की बात करें कि हिमालय की पीक पर चढ़ाई करते हैं बच्चों, तो ये क्या करता है, तो उन तमाम सभी को ट्रेंड करता है कि हिमालय पे कैसे चढ़ना है, कैसे क्या तमाम सारी चीजें, ये सारा ट्रेनिंग कौन प्रदान करता है, तो बच्चों हिमालयन माउंटेनिंग की बात कर लेते हैं। ठीक है, कि आपको कैसे चढ़ाई करनी, क्या क्या दिक्कतें आएंगी, उसके लिए जो प्रशिक्षण प्रदान करता है बच्चों कौन देता है, तो हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट प्रदान करता है। ठीक है, जो कहां पर स्थित है, तो बच्चों याद रखना ये दार्जिलिंग में स्थित है। कहां पर है, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं, तो याद रखना बच्चों ये दार्जिलिंग कहां है, पश्चिम बंगाल के अंतर्गत है। और यहीं पर कौन सा स्थित है बच्चों, तो हिमालय पर्वतारोहण ये संस्थान स्थित है। देखो इसे कब बनाया गया था बच्चों, इसे बनाया गया था 1954 में। कब बनाया गया था इसे, 1954 की बात करें बच्चों तो याद रखना 1954 में इसे स्थापित किया गया था। कहां पर, दार्जिलिंग में। क्यों बनाया गया था भाई जी, देखो अगर आपने सुना होगा कि पहली बार एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाला कौन था भाई, तो याद रखना हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की बात करें, माउंट एवरेस्ट की बात करें बच्चों, तो 1953 में आपने सुना होगा एडमंड हिलेरी। क्या नाम है, एडमंड हिलेरी की बात करें बच्चों। और याद रखना तेंजिंग नॉर्गे, क्या नाम था भाई, तेनजिंग की बात करें बच्चों, शेरपा तेंजिंग नॉर्गे की बात कर लेते हैं। इन दो लोगों ने पहली बार कहां पर चढ़ाई की थी, तो याद रखना जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है। तो इसका जो इन्हीं चीजों को देखते हुए बच्चों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात करें, इन्होंने हिमालय पर्वतारोहण इस संस्थान की स्थापना कहां पर की थी, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल के अंतर्गत। ठीक है, और इसके पहले जो अध्यक्ष बनाए गए थे, कौन बनाया गया, तो याद रखना तेंजिंग नॉर्गे को ही बनाया गया था। 1954 में जो पहला अध्यक्ष बच्चों इसका बनाया गया था, कौन बना था, तो तेंजिंग नॉर्गे को ही बनाया गया था। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ये कहां पर स्थित है। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम की बात करें बच्चों कि भारत का जो पेट्रोलियम संस्थान है ये इनमें से किस जगह पर, किस राज्य में या फिर किस शहर के अंतर्गत ये स्थित है।
तो देखो अगर भारतीय पेट्रोलियम संस्थान की बात करें बच्चों की ये कहां पर है भाई, देखो क्योंकि पेट्रोल की कीमतें बड़ी हर दिन बढ़ रही हैं, आप लोग देख ही रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतें बच्चों दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं, ठीक है, दिनों दिन बढ़ती जा रही पेट्रोल की कीमतें। तो बच्चों देखो पहले तो इसको स्थापित किया गया था 1959 की बात कर लेते हैं कि 1959 में इसको स्थापित किया गया था, कहां पर, नई दिल्ली में किया गया था। लेकिन बाद में बच्चों इसको नई दिल्ली से कहां ट्रांसफर कर दिया गया, तो बच्चों याद रखना इसे 1963 की बात करें कि 1963 में इसे ट्रांसफर कर दिया बच्चों देहरादून में। कहां पर कर दिया गया, देहरादून ट्रांसफर कर दिया गया। और ये देहरादून कहां पर है, ये उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत है। कहां पर है ये, उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत, याद रखिएगा कौन सा है, तो बच्चों भारतीय पेट्रोलियम संस्थान है। कौन सा, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, इसे देहरादून सेटअप कर दिया गया था कब, 1963 में। तो एस्टेब्लिशमेंट ईयर आपका क्या होगा, करेक्ट 1959 ही होगा। और मुख्यालय अब वर्तमान में कहां पर है, तो ये देहरादून के अंतर्गत है। देखो भारत की सबसे बड़ी जो पहली तेल रिफाइनरी की बात करें, ऑयल रिफाइनरी की बात करें बच्चों, कि भारत की जो पहली ऑयल रिफाइनरी थी, ठीक है, ऑयल रिफाइनरी की बात करें बच्चों, याद रखना भारत की पहली जो ऑयल रिफाइनरी थी, ठीक है, तेल शोधन जो पहला जो संस्थान है बच्चों भारत की, कौन सी थी, तो याद रखना असम डिगबोई। कौन सी थी, डिगबोई का नाम सुना होगा आप लोगों ने। और ये बच्चों डिगबोई कहां पर है, ये असम राज्य के अंतर्गत है। कहां पर है, असम राज्य के अंतर्गत बच्चों, याद रखना ये भारत की पहली क्या है, तो याद रखना ये ऑयल रिफाइनरी है डिगबोई असम में। कहां पर, डिगबोई असम में, ये पहली थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा था, महाकुंभ बच्चों 20वीं सदी का जो महाकुंभ है ये कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया था। आप सब जानते हैं कि 12 वर्ष के अंतराल में, कितने साल में, 12 वर्ष के अंतराल में बच्चों महाकुंभ का आयोजन किया जाता है, ठीक है, कितने साल के अंतराल में, 12 वर्ष के अंतराल में। और ये कितने जगह लगता है, 4 जगहों पे ऑर्गेनाइज किया जाता है। हरिद्वार उत्तराखंड में, ठीक है, ये नासिको नहीं होगा, नासिक होगा, ठीक है, क्या ये नासिक की बात करें बच्चों, नासिक कहां, ये महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। हरिद्वार बच्चों ये उत्तराखंड में है, उज्जैन ये मध्य प्रदेश में, और इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज की बात करें बच्चों, तो याद रखना ये प्रयागराज कहां पर आता है, ये उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो इन 4 प्लेसेस पर अगर बात कर लेते हैं तो क्या ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो बच्चों महाकुंभ 12 वर्ष के अंतराल में ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो देखो 20वीं सदी का, जैसे आप बात कर लेते हैं 1999 की बात कर लेते हैं, ठीक है, हाँ या ना, तो 20वीं सदी की यह कौन सी होगी, 1999 में तो समाप्त हो गया ये। अब 2000 जब लगा बच्चों तो वो कौन सी हमारी आ गई, 21वीं सदी आ गई, ठीक है। तो 20वीं सदी का जो पहला अंतिम जो ऑर्गेनाइज किया गया था, इनमें से किस प्लेस पर ऑर्गेनाइज किया गया था, आपको ये बताना है, ठीक है। चलिए भाई आंसर करेंगे, बताएंगे कि कहां पर ये ऑर्गेनाइज किया गया था। तो बच्चों ये हरिद्वार में, कब की बात है, ये 1998 की बात करें बच्चों, 1998 कब की बात है ये, 1998 में बच्चों, याद रखना कि जो 20वीं सदी का पहला महाकुंभ था, ठीक है, 20वीं सदी का जो पहला महाकुंभ था बच्चों 1998 में, ये कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया, हरिद्वार के अंतर्गत। और 21वीं सदी का ध्यान रखना, यहां पे अगर बात करें बच्चों कि 21वीं सदी का पहला कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है, 21वीं सदी का पहला महाकुंभ कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया बच्चों, तो इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में, ठीक है, कहां पर, प्रयागराज की बात कर लेते हैं। तो ध्यान रखना बच्चों प्रयागराज की बात कर लेते हैं कि प्रयागराज में 21वीं सदी का जो पहला महाकुंभ था ये प्रयागराज में 2001 में ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, ठीक है, याद रखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। और इसी साल की बात करें, जनवरी की बात करें बच्चों की, सॉरी इसी साल 2021 की बात करें कि 2021 का महाकुंभ कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया था, तो बच्चों याद रखना ये हरिद्वार में। फिर से इस साल की बात कर लेते हैं कि इस साल महाकुंभ का आयोजन कहां पर किया गया था, तो बच्चों याद रखना इस साल का महाकुंभ ये हरिद्वार में ऑर्गेनाइज किया गया था 2021 में। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। चलो भाई इसमें भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है, माइका की बात करें, लेड की बात करें, कोल की बात करें, या फिर अगर बात करें टिन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों इनमें से भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ध्यान रखेंगे इसमें अगर बात करें बच्चों अभ्रक की बात कर लेते हैं, तो भारत में अभ्रक बच्चों पूरे विश्व की बात करें 80% के लगभग जो बच्चों माइका की बात करें या फिर अभ्रक है, ये कहां पर होता है बच्चों, याद रखना ये भारत में उत्पादित होता है। या फिर उत्खनन की बात कर लेते हैं तो सबसे ज्यादा जो इसको प्रोड्यूस किया जाता है बच्चों भारत में, ठीक है, अभ्रक का याद रखना। इसके अलावा देखो भारत में बच्चों पूरे विश्व में सबसे ज्यादा क्या होता है, तो जूट की बात करें बच्चों तो याद रखना जूट भी सबसे ज्यादा कहां पर होता है, तो याद रखना ये भारत में, ठीक है। मिल्क की बात करें बच्चों, दुग्ध उत्पादन की बात कर लेते हैं तो ये कहां है, तो भारत बच्चों नंबर 1 है, ठीक है, याद रखना। सॉफ्टवेयर की बात करें बच्चों तो याद रखना सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं, इस मामले में भी बच्चों भारत नंबर 1 है, ठीक है, याद रखना इस मामले में भी भारत क्या है, नंबर 1 है प्रोड्यूस करने के मामले में, ठीक है। तो चलिए याद रखना ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा कि भारत इसमें किसका बड़ा उत्पादक है, तो बच्चों याद रखना अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक भारत है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, सही क्रम बताइए। अच्छा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, मतलब इसको बढ़ते से घटते घटते से बढ़ते क्रम में चलना है। जैसे कि पहले कौन सी घटना घटी, फिर कौन सी घटी, फिर कौन सी घटी, फिर कौन सी घटी। चलिए आप लोगों के पास टाइम है, जल्दी से आंसर करके बताइएगा कि इसका करेक्ट क्या होगा भाई। ठीक है, इसका करेक्ट क्या होगा, पहले इनमें से कौन सी घटना घटती है, फिर कौन सी घटती है। ठीक है, तो आइए देखो इसको अरेंज करते हैं। देखो असहयोग की बात करें बच्चों, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात कर लेते हैं। ठीक है, किसकी बात करें, नॉन कोऑपरेशन की बात करें बच्चों, तो सबसे पहले नॉन कोऑपरेशन होता है असहयोग आंदोलन की बात करें 1920 में इसे गांधी जी ने चलाया। ठीक है, किसने चलाया भाई, तो गांधी जी की बात करें बच्चों, तो गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया। इसके बाद बच्चों देखो आपकी आ जाती है कौन सी, नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, कौन सी आ जाती है, नेहरू रिपोर्ट की बात करें बच्चों तो याद रखना नेहरू रिपोर्ट ये कब आ जाती है, 1928 की बात करें बच्चों तो याद रखना कि नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। कौन बनाता है नेहरू रिपोर्ट बच्चों, मोतीलाल जी। ठीक है, मोतीलाल नेहरू की बात करें बच्चों तो याद रखना नेहरू रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की थी, तो बच्चों याद रखना मोतीलाल नेहरू ने की थी, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के फादर थे उन्होंने, मोतीलाल नेहरू ने 1928 में। इसके बाद बच्चों आ जाता है गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है, गांधी इरविन की बात करें बच्चों तो याद रखना कि गांधी इरविन पैक्ट ये कब आ जाता है, तो याद रखना गांधी इरविन पैक्ट की बात करें बच्चों तो ये 1931 में। कब होता है, 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो याद रखिएगा गांधी इरविन पैक्ट की बात करें बच्चों ये 1931 में कौन सा होता है, गांधी इरविन पैक्ट होता है। और लास्ट की बात करें बच्चों क्विट इंडिया मूवमेंट, यहां पे लास्ट में कौन सा होता है, तो याद रखना बच्चों क्विट इंडिया मूवमेंट की बात कर ले बच्चों, भारत छोड़ो आंदोलन कौन सा ऑर्गेनाइज होता है यहाँ पे, तो याद रखना भारत छोड़ो आंदोलन की बात कर लेते हैं तो 1942 की बात करें बच्चों तो भारत छोड़ो आंदोलन कब होता है, 1942 में। ठीक है, तो ये तमाम सारी जो घटनाएं हैं तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं क्या होगा पहले। ठीक है भाई, देखो पहले तीसरा हो जाएगा। ठीक है, पहले थर्ड हो जाएगा, फिर कौन सा होगा, तो याद रखना सेकंड। ठीक है, थर्ड हो जाएगा, फिर सेकंड हो जाएगा। इसके बाद बच्चों गांधी इरविन पैक्ट यानी कि फर्स्ट हो जाएगा, और लास्ट की बात कर लेते हैं कि लास्ट में आपका फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, बी इसका बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, नागार्जुन सागर बांध ये किस नदी पर बना हुआ है। ठीक है, नागार्जुन सागर डैम की बात कर लेते हैं, तो जो नागार्जुन सागर डैम है बच्चों ये किस नदी के अंतर्गत बना हुआ है। ठीक है, चलो भाई, और किस राज्य में बना है ये भी हम चर्चा करेंगे। देखो अगर बात करें बच्चों नागार्जुन सागर डैम की बात कर लेते हैं, किस नदी पे बना है, तो याद रखना ये कृष्णा नदी पे बना है। कहां पर है बच्चों, ये कर्नाटक राज्य के अंतर्गत, सॉरी हाँ कर्नाटक की बात कर लेते हैं तो याद रखना बच्चों ये कर्नाटक राज्य के अंतर्गत कौन सा है, तो याद रखना नागार्जुन सागर डैम की बात कर लेते हैं। ठीक है, कहां पर है ये, तो याद रखना बच्चों जो नागार्जुन सागर डैम है आपको ये कहां मिलेगा, तो याद रखना कृष्णा नदी पे मिलेगा। ठीक है, ये कर्नाटक होगा कि आंध्रा होगा भाई, आंध्र प्रदेश होगा। ठीक है, याद रखना इसका क्या होगा, आंध्र प्रदेश की बात कर ले बच्चों तो ये कहां पर है, आंध्र प्रदेश में आपका आ जाता है कृष्णा नदी पर कौन सा, नागार्जुन सागर डैम है। कौन सा, नागार्जुन सागर डैम की बात कर लेते हैं तो याद रखना ये किस पर है, आंध्र प्रदेश में बच्चों ये कृष्णा नदी पे बना हुआ है। ठीक है, किस पे है, कृष्णा नदी पे बना हुआ है। चलिए देखते हैं, अगर बात कर लेते हैं देखो कावेरी पे कौन सा डैम बना है। ठीक है, कावेरी नदी की बात करें बच्चों दक्षिण भारत की बहुत बड़ी नदियां, ये प्रमुख नदियों आती है। ठीक है, ये दो प्रमुख नदियां बच्चों कहां पे आती हैं, तो दक्षिण भारत की बात करें बच्चों कृष्णा की बात कर लेते हैं और कावेरी की बात कर लेते हैं, बहुत प्रमुख नदियों में आता है कृष्ण राज सागर। ध्यान रखना कावेरी पे बच्चों अगर बात कर लेते हैं तो कृष्ण राज सागर डैम कौन सा है, इसमें कृष्ण राज सागर डैम की बात करें बच्चों, और ये कर्नाटक में आता है। कहां पर है ये, कर्नाटक राज्य के अंतर्गत कौन सा है, कृष्ण राज सागर की बात कर ले। नर्मदा पे देखो अगर बात करें बच्चों तो नर्मदा पे क्या है, सरदार सरोवर डैम बना है। कौन सा, सरदार सरोवर की बात कर लेते हैं तो याद रखना ये नर्मदा रिवर पे बना है, और ये कहां है बच्चों, गुजरात में। ठीक है, कहां पर है ये, गुजरात में है। और इसी पर बच्चों एक और डैम बना है बारगी। ठीक है, कौन सा, नर्मदा पे ही बात कर लेते हैं, ध्यान रखना बारगी डैम की बात करें बच्चों ये मध्य प्रदेश में बना है। ठीक है, मध्य प्रदेश में कौन सा है, तो बारगी डैम बच्चों ये जबलपुर मध्य प्रदेश में बारगी डैम है। इसी पे बच्चों इंदिरा सागर डैम है। कौन सा है, इंदिरा सागर की बात कर लेते हैं तो याद रखना इंदिरा सागर डैम बच्चों ये खंडवा में आता है और ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। ठीक है, तो ये किस नदी पे बना है, तो याद रखना ये आपके आ जाता है नर्मदा रिवर पे। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलो भाई, उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहां पर है, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे की बात कर लेते हैं, इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे की बात करें बच्चों की, उत्तर पूर्व रेलवे की बात कर लेते हैं, इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है। ठीक है, गुवाहाटी, गोरखपुर, सिकंदराबाद या फिर हाजीपुर में, इनमें से किस प्लेस पर इसका मुख्यालय है। तो देखो बच्चों अगर बात कर लेते हैं इसका मुख्यालय कहां मिलेगा आपको, गोरखपुर में। ठीक है, कहां मिलेगा, गोरखपुर के अंतर्गत बच्चों कौन था, तो नॉर्थ ईस्ट रेलवे। ठीक है,
नॉर्थ ईस्ट रेलवे का जो मुख्यालय है बच्चों, इसका कहां मिलेगा आपको? तो याद रखना कि नॉर्थ ईस्टर्न यानी कि उत्तर पूर्वी जो रेलवे का मुख्यालय है कहां पर है? गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है। कहां भाई? गोरखपुर, ये उत्तर प्रदेश में। गुवाहाटी में देखो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, कौन है? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर की बात करें बच्चों कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे यानी कि उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे, क्या भाई? उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे की बात करें बच्चों तो याद रखना उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे की बात करें बच्चों तो याद रखना उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे, इसका जो बच्चों मुख्यालय कहां मिलेगा? गुवाहाटी असम में। कहां पे? इसे बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। अगर यहीं पे देखो हाजीपुर की बात कर लेते हैं, ठीक है, हाजीपुर की बात करें बच्चों कि हाजीपुर में कौन सा रेलवे जोन आता है, ठीक है, यहीं पे अगर बात कर लेते हैं कि जो हाजीपुर है बच्चों, यहां पर कौन सा आता है? तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ठीक है, याद रखना। यहां पे कौन सा आ जाता है? ईस्ट सेंट्रल रेलवे की बात करें बच्चों तो याद रखना ईस्ट सेंट्रल रेलवे यानी कि पूर्व मध्य रेलवे, यहां पे कौन आ जाता है? तो बच्चों याद रखना पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है, ठीक है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, इसे हम क्या बोलेंगे? पूर्व मध्य रेलवे की बात करें बच्चों तो याद रखना इसका मुख्यालय आपको कहां मिलेगा? तो याद रखना बच्चों पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में मिलेगा, ठीक है। कहां पर है ये? हाजीपुर। हाजीपुर किस राज्य के अंतर्गत आता है? एक बार बता दीजिएगा, ठीक है। जितने भी बच्चे यहां पे लाइव देख रहे हैं एक बार बता दीजिएगा हाजीपुर बच्चों ये किस राज्य के अंतर्गत आता है, ठीक है। हाजीपुर जो है ये किस राज्य के अंतर्गत आता है भाई, बता देना, ठीक है। चलिए बिल्कुल बता दीजिएगा कि हाजीपुर ये किस राज्य के अंतर्गत आता है, ठीक है, हाजीपुर। देखो अगर सिकंदराबाद की बात, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ठीक है, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की बात करें बच्चों कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे इसका मुख्यालय कहां पर है? सिकंदराबाद में, ठीक है, यानी कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है बच्चों ये कहां है? सिकंदराबाद के अंतर्गत है। कहां पर है ये? सिकंदराबाद में। चलिए भारत में याद रखना टोटल रेलवे जोन कितने हैं बच्चों? तो याद रखना 18 रेलवे जोन है। टोटल भारत में रेलवे जोन की बात करें कितने हैं? 18 रेलवे जोन है, ठीक है। और देखो अगर अभी लेटेस्ट की बात करें, नवीनतम की बात करें बच्चों तो साउथ ईस्ट कोस्ट, ठीक है, याद रखना साउथ कोस्ट की बात करें बच्चों, याद रखना साउथ कोस्ट रेलवे की बात कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि दक्षिण तटीय जो रेलवे है बच्चों याद रखना ये भारत का कौन सा 18वां रेलवे जोन है, ठीक है। दक्षिण तटीय जो रेलवे बच्चों इसका हेडक्वार्टर कहां है? विशाखापट्टनम में। कहां पर है? तो विशाखापट्टनम की बात करें बच्चों तो याद रखना इसका जो मुख्यालय है आपको कहां मिलेगा? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंतर्गत। कहां पर है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंतर्गत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? मृणालिनी साराभाई बच्चों ये किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? ये कौन सा डांस करती हैं मृणालिनी साराभाई की बात कर लें तो देखो अगर बात करें बच्चों की इनका जो नृत्य है, प्रमुख नृत्य है क्या है? भरतनाट्यम, ठीक है। मृणालिनी की बात कर ले बच्चों ये कई सारे नृत्यों की है, ठीक है। ये जो मृणालिनी है ये कई सारे नृत्य के शैली है, इन्होंने कई सारे नृत्य सीखे हैं। इनको कथक भी आता है, कथकली भी आता है, इनको कई सारे अलग अलग नृत्य आते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से ये किसकी बच्चों? याद रखना भरतनाट्यम की है। सबसे पहले उन्होंने भरतनाट्यम सीखा, इसके बाद फिर इन्होंने और नृत्य भी सीखे जो जैसे कि इसमें लिखे कथकली या कुचिपुड़ी सब इनको नृत्य आता है। तो भरतनाट्यम बच्चों और एक कौन है? हेमा मालिनी का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। हेमा मालिनी जी की बात करें बच्चों तो याद रखना हेमा मालिनी, ठीक है, हेमा मालिनी बच्चों, ठीक है, ड्रीम गर्ल से बोलते हैं, ठीक है, याद रखना बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल बच्चों कौन है? हेमा मालिनी। आपकी भी ड्रीम गर्ल होगी, ठीक है, आप लोगों की भी ड्रीम गर्ल होगी। तो याद रखना बच्चों ये हेमा मालिनी का संबंध किससे? भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम बच्चों कहां पर होता है? ये तमिलनाडु में। कहां पर होता है? तमिलनाडु की बात करें बच्चों तो भरतनाट्यम होता है। देखो कथक की बात करें बच्चों आपने नाम सुना होगा लच्छू महाराज का, ठीक है, लच्छू महाराज का नाम सुना होगा भाई। ये किसके हैं बच्चों? तो याद रखना कि लच्छू महाराज बच्चों ये किस नृत्य शैली के हैं? तो याद रखना बच्चों ये कथक जो होता है ये उत्तर प्रदेश का है, लेकिन लच्छू महाराज बच्चों याद रखना कौन है? लच्छू महाराज इसके प्रमुख नृत्य करने वालों में कौन है? तो याद रखना लच्छू महाराज बच्चों इसका प्रमुख नाम आएगा। कौन सा? लच्छू महाराज बच्चों याद रखना इसका प्रमुख नाम आएगा किसमें? और बिरजू महाराज, ठीक है। लच्छू महाराज के साथ साथ एक और नाम लिख लेना, बिरजू महाराज भी कर लेना, ठीक है, बिरजू महाराज भी नाम एक कर लेना भाई। तो याद रखना बिरजू महाराज इसमें एक और नाम आ जाएगा, ठीक है। और ये कथक कहां का है? तो ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। कथकली की बात करें बच्चों देखो कथकली, ठीक है, कथकली की बात करें बच्चों की जो ये कथकली है, ठीक है, कथकली की बात करें बच्चों ये केरल का है। कहां का है ये? याद रखना बच्चों ये केरल का है। और कुचिपुड़ी बच्चों ये आंध्र प्रदेश का है। कहां का? ये आंध्र प्रदेश का ये कुचिपुड़ी नृत्य है, ध्यान रखना कहां का? ये आंध्र प्रदेश का ये कुचिपुड़ी डांस है, ठीक है। चलो याद रखना ये चारों क्या है? आपके शास्त्रीय नृत्य में आते हैं। किसमें आते हैं? ये चारों शास्त्रीय नृत्य में आते हैं। कबूतर किसका प्रतीक है? ठीक है भाई, जो डब की बात करें बच्चों की डब की बात करें तो जो डब है ये किसका सिंबल है? ठीक है ना।
आप लोगों को तो बिल्कुल बहुत ये चीजें समझ में आई होंगी। ये क्वेश्चन तो गलत नहीं होगा आप लोगों से, ठीक है, ये क्वेश्चन तो आप लोगों से बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि डब किसका सिंबल है, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो देखो भाई, अगर बात करें शोक का, शांति का, प्यार का या फिर प्रसन्नता का, इनमें से किसका प्रतीक है बच्चों? डब। तो देखो अगर बात कर लेते हैं, ठीक है, वैसे आप लोग इलू इलू करते रहते हैं ना, लव यू सब यू करते रहते हैं आप लोग, ये बोलते रहते हैं, तो ये तो बात पता होनी चाहिए आप लोगों को। तो बच्चों याद रखना, ये पीस का है। किसका है ये बात कर ले, पीस की बात कर लेते हैं, या फिर शांति की बात करें बच्चों तो कबूतर की बात करें बच्चों, तो याद रखना स्पेशली व्हाइट जो डब की बात करें बच्चों, सफेद कबूतर जो छोड़ा जाता है, किसका प्रतीक है? तो याद रखना ये शांति का प्रतीक है। किसका है? शांति का प्रतीक कौन सा है? तो याद रखना ये बच्चों कबूतर है, ठीक है ना। आपने गाना भी गाया होगा ना, याद रखना, अभी भी गाते होंगे ना गलियों में चलते हुए, कबूतर जा जा जा, हाँ या ना, ठीक है ना। याद रखना वो कबूतर जाएगा तो मार दिया जाएगा, ठीक है, उसके पर काट देंगे। चलो, तो याद रखना शांति का किसका प्रतीक है बच्चों? तो कबूतर ये शांति का प्रतीक है। देखो शोक की बात करें बच्चों, स्पेशली राष्ट्रीय शोक की बात करें तो झुका हुआ झंडा, आपको बात कर लेते हैं, आपने सुना होगा झुका हुआ झंडा होता है जो बच्चों, ये किसका प्रतीक होता है? तो अगर कोई तिरंगा, अगर कोई किसी देश का झंडा बच्चों क्या हुआ है, झुका हुआ है, तो याद रखना इसे बोलते हैं शोक का प्रतीक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शोक का प्रतीक बोलते हैं बच्चों, तो मोरिंग बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? मोरिंग बोलते हैं शोक का। जैसे आपने सुना होगा ब्लैक किसका होता है बच्चों? तो ये विरोध का प्रतीक होता है, ठीक है। ब्लैक की बात करें कि काला देखा होगा, कई बार आपने देखा होगा खिलाड़ी लोग विरोध प्रदर्शन करने के लिए काले, यहाँ पे देखा होगा अपने फीते बांध लेते हैं, या कुछ लोग काला अपने आप के पूरा पेंट कर लेते हैं, काले कपड़े दिखाते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये किसका होता है? तो ये विरोध का प्रतीक होता है। काला किसका बच्चों? तो याद रखना किसी से आप नाखुश हैं तो आप इसे क्या कर सकते हैं? विरोध कर सकते हैं। तो याद रखना ये काला बच्चों झंडा किसके लिए है? विरोध का प्रतीक होता है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। चलो भाई, भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश कहां पर दिया था? ठीक है, भगवान बुद्ध की बात करें बच्चों तो भगवान बुद्ध ने कहां पर अपने जो स्पीचेस की बात करें बच्चों के सेरेमन को डिलीवर किया था, तो इनमें से कौन सा वो प्लेस है? तो बच्चों याद रखना इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर करके बताओ भाई। बुद्ध ने अपना जो उपदेश दिया था वो कहां पर दिया था? ठीक है, बुद्ध ने जो अपना उपदेश दिया था बच्चों ये कहां पर दिया था? तो याद रखना इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सारनाथ। भाई कहां पर होगा? सारनाथ। और ये बच्चों कहां पर आता है? ये वाराणसी। कहां पर आता है ये? वाराणसी की बात कर लेते हैं बच्चों, तो याद रखना यहीं पर इन्होंने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था? तो वाराणसी के सारनाथ में, ठीक है। याद रखना कहां पर? सारनाथ की बात कर लेते हैं। यहीं पे दो स्तूप की बात करें बच्चों, धमेक, कौन सा है? धमेक की स्तूप की बात करें बच्चों, बड़ा फेमस है, एग्जाम में कई बार पूछा गया। धमेक स्तूप यहां पर स्थित है। और यहीं पे अगर बात करें बच्चों तो चौखंडी, कौन सा है? चौखंडी की बात करें बच्चों तो याद रखना चौखंडी जो स्तूप है ये भी कहां पर है? ये उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है। तो याद रखना कि धमेक और चौखंडी ये दोनों बड़े फेमस हैं। अभी आप लोगों ने सुना कुशीनगर की बात करें बच्चों तो आप लोगों ने सुना होगा कि कुशीनगर से अभी 29वां जो 29th की बात करें बच्चों 29वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कौन सा? 29वां बच्चों जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है, इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट की बात करें बच्चों की 29वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कौन सा था? तो याद रखना कुशीनगर शुरू किया गया है। और यहां से पहली फ्लाइट कहां के लिए गई बच्चों? तो याद रखना यहां से पहली फ्लाइट कोलंबो श्रीलंका के लिए उड़ान भरी है। कहां पर के लिए? तो कोलंबो की बात करें बच्चों की कोलंबो श्रीलंका के लिए पहली फ्लाइट कहां से गई? तो कुशीनगर, ये उत्तर प्रदेश का बच्चों एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, ध्यान रखना। आइए बढ़ते हैं, ठीक है। सांची स्तूप बच्चों ये कहां मिलेगा? तो सांची स्तूप बच्चों ये आपको मिलेगा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। कहां पर? मध्य प्रदेश के रायसेन की बात करें बच्चों तो यहां पर कौन सा है? सांची बौद्ध स्तूप है। और इसे यूनेस्को की साइट में कब शामिल किया गया था? 1989 में, ठीक है, याद रखना कब? 1989 की बात करें बच्चों तो याद रखिएगा किसे शामिल किया गया था? तो बच्चों याद रखना 1989 की बात करें तो सांची बौद्ध स्तूप जो मध्य प्रदेश में, ठीक है। और ये बच्चों बोध गया की बात कर लेते हैं, ये कहां है? ये बिहार में है, ठीक है। बोध गया कहां पर बच्चों? याद रखना बिहार के अंतर्गत बोध गया है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया भाई, चलिए आंसर करेंगे बताएंगे, ठीक है। चलिए आंसर करेंगे बताएंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इनमें से बच्चों फोर्थ स्टेट की बात करें किसे कहा जाता है? ठीक है, फोर्थ स्टेट की बात करें बच्चों इनमें से किसे कहा जाता है? ठीक है, फोर्थ स्टेट की बात करें इनमें से किसे कहा जाता है? जिसे बोलते हैं चौथा स्तंभ है, इसे क्या बोला जाता है? अगर बात करें बच्चों तो इसे हम बोलेंगे, अगर थोड़ा सा और क्लियर कर दें इस पॉइंट को, तो इसे बोलते हैं फोर्थ पिलर बोलते हैं या फिर चौथा स्तंभ बोलते हैं। तो इनमें से किसे बोलते हैं? अंडर डेवलप्ड कंट्री को, जुडिशरी को, एग्जीक्यूटिव की बात कर लेते हैं या फिर द प्रेस की बात करें, इनमें से चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? तो बच्चों याद रखना इसका करेक्ट क्या होगा? प्रेस, ठीक है। जो प्रेस है बच्चों हमारे, अगर बात कर लेते हैं कि हमारे जो लोकतंत्र की बात करें तो चौथा स्तंभ किसे बोलते हैं बच्चों? प्रेस को बोला जाता है। तो चौथा स्टेट की बात करें किसे बोला जाता है? तो याद रखना प्रेस को कहा जाता है, ठीक है। इसमें अगर बात करें बच्चों तो आपने नाम सुना होगा लेजिस्लेटर की बात करें, विधायिका, कार्यपालिका, ठीक है। एक तो आपने नाम सुना होगा किसके बारे में? विधायिका की बात कर लेते हैं, ठीक है। विधायिका की बात करें यानी कि जिसे बोलते हैं लेजिस्लेचर, क्या बोलते हैं?
तो लेजिस्लेचर की बात करें बच्चों तो याद रखना लेजिस्लेचर हो जाता है आपका, विधायिका की बात करें, ठीक है। एग्जीक्यूटिव यानी कि अगर बात करें बच्चों कार्यपालिका की बात कर लेते हैं, ठीक है, कार्यपालिका हमारी हो जाती है। दूसरी हमारी कौन सी, कार्यपालिका की बात कर लेते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, ठीक है। तीसरी हमारी जुडिशरी है, तो तीसरी कौन सी, न्यायपालिका की बात कर लेते हैं कि न्यायपालिका है जो लोकतंत्र के हितों की रक्षा करता है, ठीक है, न्यायपालिका, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जुडिशरी बोलते हैं, ठीक है भाई, याद रखना जुडिशरी, ठीक है, जो आपके सामने ये लिखा हुआ है, ठीक है, जुडिशरी। और चौथा हमारा क्या आ जाता है बच्चों, याद रखना प्रेस जो है, ध्यान रखना प्रेस जो है बच्चों ये हमारे लोकतंत्र का कौन सा पिलर है, तो चौथा पिलर किसे बोलते हैं, प्रेस को कहते हैं, ठीक है। याद रखना ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिल्कुल पूछ लिए जाते हैं। चलो भाई, दीन बंधु, महात्मा गांधी ने बच्चों दीन बंधु का टाइटल किसे दिया था, ठीक है। याद रखना, कंफ्यूज मत होना, एक दीन बंधु है और एक देश बंधु है, ठीक है, दोनों टाइटल अलग अलग व्यक्तियों को दिए गए, एक दीन बंधु है और एक देश बंधु है। तो भाई जल्दी से बता दीजिए दीन बंधु की उपाधि इनमें से किसे प्रदान की गई, ठीक है। दीन बंधु की उपाधि की बात करें बच्चों कि दीन बंधु की उपाधि इनमें से किसे दी गई है, महात्मा गांधी ने उपाधि दी थी बच्चों, किसे प्रदान की है दीन बंधु की उपाधि, ठीक है। चलिए बात करेंगे, बताएंगे, चलिए आंसर करेंगे, बताएंगे इनमें से किसे दीन बंधु की उपाधि दी गई। तो बच्चों याद रखना C.F. एंड्रयूज की बात करें बच्चों, इन्हें कौन सी उपाधि मिली थी, तो बच्चों याद रखना दीन बंधु किसे दी गई थी, तो याद रखना दीन बंधु का टाइटल महात्मा गांधी ने किसे दिया था बच्चों, तो C.F. एंड्रयूज की बात कर लेते हैं, इन्हें दीन बंधु, ठीक है। याद रखना C.R. दास की बात करें, चित्तरंजन दास की बात करें बच्चों तो इन्हें देश बंधु, किसे कौन सा दिया गया था, देश बंधु की बात करें बच्चों तो याद रखना देश बंधु किसे दिया गया था, तो याद रखना देश बंधु का टाइटल बच्चों किसे दिया गया था, तो याद रखना ये C.R. दास, चित्तरंजन दास का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। विनोबा भावे को क्या बुलाते थे भाई, आचार्य, ठीक है, आचार्य विनोबा भावे, इनको क्या बुलाया जाता, अभी भी आप लोग जब हम सब पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं, आचार्य के नाम से बोलते हैं, तो आचार्य विनोबा भावे, ध्यान रखना आचार्य विनोबा भावे। तो विनोबा भावे जी को कौन सा टाइटल दिया गया था बच्चों, आचार्य का, ठीक है। किसका दिया गया था, अरविंद घोष को कौन सा दिया गया था, ये आप लोग बता देना, ठीक है। अरविंद घोष जी को क्या दिया गया था, आप लोग बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे कि जो आचार्य विनोबा भावे हैं इन्हें कौन सा टाइटल दिया गया था, ठीक है, आचार्य विनोबा भावे जी को। चलिए सॉरी अरविंद घोष को, सॉरी अरविंद घोष को, इन्होंने अरविंदो आश्रम की स्थापना की थी कहां पर, पुडुचेरी में, ध्यान रखना इन्होंने बच्चों अरविंदो आश्रम की स्थापना कहां पर की थी, पुडुचेरी में की थी अरविंदो आश्रम की स्थापना, ठीक है। आपने नाम सुना भी होगा, बहुत फेमस आश्रम है अरविंदो आश्रम। तो चलो भाई इसका करेक्ट आंसर बता देना कि अरविंदो घोष को कौन सा उपाधि प्रदान की गई थी, आप लोग कमेंट करके बता देना, ठीक है। चलिए इंडिया हाउस बच्चों ये कहां पर स्थित है, ठीक है, इंडिया हाउस बच्चों ये कहां पर स्थित है, और ये एक बहुत ही फेमस प्लेस है, ठीक है। इंडिया हाउस की बात करें बच्चों ये बहुत ही फेमस प्लेस है और ये कहां पर स्थित है, देखो अगर बात कर ले इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, लंदन, ठीक है। इंडिया हाउस बच्चों ये कहां पर स्थित है, लंदन में स्थित है। और ध्यान रखेंगे जो फर्स्ट राउंड एंड सेकंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात कर लेते हैं, यानी कि पहला दूसरा और तृतीय गोल में सम्मेलन की बात करें बच्चों, ये लंदन में हुआ था, कहां पर हुआ था, इसी इंडिया हाउस में हुआ था, कहां पर हुआ था, इसी इंडिया हाउस के दौरान हुआ था, इंडिया हाउस में हुआ था, ठीक है। देखो अगर बात करें इस कोलकाता की बात करें बच्चों, यहां पे विक्टोरिया पैलेस है, कौन सा है, तो विक्टोरिया की बात करें बच्चों तो याद रखना विक्टोरिया पैलेस कहां पर है बच्चों, तो याद रखना कि विक्टोरिया पैलेस ये कहां पर मिलेगा, तो बच्चों आप याद रखना कोलकाता में है, ठीक है। यहीं पे अगर बात कर लेते हैं, ध्यान रखना भारत का जो पहला कॉलेज है बच्चों, ठीक है, मेमोरी, अगर बात कर लेते हैं कि यहां पे ध्यान रखना भारत का जो पहला जो कॉलेज बनाया गया था बच्चों, याद रखना ये कहां पर बनाया गया था, कॉलेज बनाया गया था बच्चों फोर्ट विलियम, कहां पर, तो याद रखना फोर्ट विलियम कॉलेज बच्चों ये आपका कोलकाता में ही है, कौन सा, फोर्ट विलियम कॉलेज की बात कर लेते हैं, तो याद रखना ये फोर्ट विलियम कॉलेज ये कहां पर है, कोलकाता के अंतर्गत है, कहां पर, ये कोलकाता के अंतर्गत है, ठीक है। तो याद रखना ये तमाम सारी जो ऐतिहासिक इमारतें हैं अलग अलग प्लेसेस पर हैं। जैसे गेटवे ऑफ इंडिया की बात करें, ये कहां मिलेगा आपको, तो बच्चों याद रखना गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया की बात करें बच्चों तो याद रखना गेटवे ऑफ इंडिया ये कहां पर है, तो ध्यान रखना बच्चों ये गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, कहां पर है, ये मुंबई में है, ध्यान रखना कहां पर है, ये मुंबई में है, ठीक है। और जॉर्ज पंचम के आने में, किसके आने में बच्चों, जॉर्ज पंचम की बात कर लेते हैं कि जॉर्ज पंचम जब भारत आया था बच्चों उसके आने की खुशी में क्या बनवाया गया था, तो याद रखना गेटवे ऑफ इंडिया बनवाया गया था, कहां पर, मुंबई में बनवाया गया था। और इसी जॉर्ज पंचम ने बच्चों 1911 की बात कर ले, ठीक है, 1911 की बात करें जब ये आया था उसी ने बच्चों भारत की जो राजधानी है कोलकाता से कहां ट्रांसफर करने की बात करी थी, तो याद रखना कोलकाता से बच्चों ये ट्रांसफर करने की बात करी थी कहां पर, दिल्ली, ठीक है, कहां पर की थी, दिल्ली। और देखो इसने घोषणा की थी 1911 में, लेकिन दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी बच्चों, तो 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 1912 की बात करें बच्चों कि 1 अप्रैल 1912 में भारत की राजधानी दिल्ली कब बनती है बच्चों, तो याद रखना 1912 में, 1 अप्रैल 1912 से, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलो भाई, नंबर ऑफ कमांड्स की बात करें बच्चों कि एयर फोर्स में कितनी कमांड होती हैं, ठीक है। एयर फोर्स की बात करें बच्चों कि वायु सेना में जो कमानों की संख्या है वो कितनी है, ठीक है। देखो अगर बात करें तो टोटल कमान बच्चों कितनी होती है, 22 है। सभी को अलग अलग जो टुकड़ी हैं बच्चों, अगर बात कर लेते हैं थल सेना की बात करें, ठीक है, थल सेना की बात करें, वायु सेना की बात करें बच्चों, ठीक है, वायु सेना की बात करें, नौसेना की बात करें, और अगर बात करें बच्चों तो यहाँ पे कोस्टल यानी कि जो हमारा तटरक्षक बल है, ठीक है, जो भारतीय तटरक्षक की बात करें बच्चों की जो तटरक्षक बल है, तो ये सारे की मिला दिया जाए, ध्यान रखना, ये तटरक्षक की बात करें तो सभी चारों को अगर बात कर ले बच्चों तो टोटल 22 हमारी कमान है, ठीक है। तो इनमें से पूछा गया है वायु सेना की जो कमान है वो कितनी है, ठीक है। वायु सेना की बच्चों जो कमान है वो कितनी है, नेवी की कितनी है और थल सेना की कितनी है, इन पे हम सभी पे चर्चा करेंगे। तो बच्चों याद रखना वायु सेना की 5 कमान है, कितनी है, वायु सेना की बच्चों 5 कमान है। तटरक्षक की बात करें जो हमारा इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें बच्चों तो याद रखना इनकी भी कितनी है, 5 की बात करें। नौसेना की बच्चों 3 कमान है, कितनी है, 3 कमान है। और 7 बच्चों किसकी, तो थल सेना की, ठीक है। अब आप इसे काउंट कर लीजिए कितनी हो रही है, ठीक है, कितनी हो रही है इसको एक बार काउंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। अच्छा 20 ही हो रही है ना, टोटल कितनी है, तो 20 हो रही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें तो याद रखना 5 हो गई है आपके, वायुसेना की 5 हो गई बच्चों, थल सेना की 5 और 3 हो गई, ठीक है। तो याद रखना ये टोटल, हाँ बिल्कुल सही बात है भाई, 20 होगी, ठीक है, 22 नहीं है 20 है, ठीक है। कितनी है टोटल, 20 है। अगर कोई रह गया होगा तो एक बार बता दीजिएगा, ठीक है, अगर कोई इसमें रह गया होगा तो बता दीजिएगा, ठीक है। तो 7 थल सेना की हो जाती है, वायुसेना की 5 है, नौसेना की 3 है, और तटरक्षक बल की बात करें तो 5 कमांड है, ठीक है, कितनी है, 5 कमांड है। अगर इनमें से कोई रह गई होगी, कोई मिस हो गई होगी तो मुझे एक बार आप बता दीजिएगा, ठीक है। ये टोटल बच्चों वायुसेना की कमांड कितनी है, तो याद रखना इसमें आ जाएगा आपका 5, ठीक है। वायुसेना की कितनी है, तो इसका 5, इसका 5 इसका करेक्ट आंसर होगा, कितना हो जाएगा, 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेडी विद द लैंप की बात करें बच्चों कि लेडी विद द लैंप के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है। लेडी विद द लैंप की बात करें बच्चों तो याद रखना लेडी विद द लैंप के नाम से किसे जाना जाता है इसमें, ठीक है। चलिए भाई बात करेंगे लेडी विद द लैंप के नाम से बच्चों किसे जाना जाता है। तो इसमें बच्चों फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बात करें, इनका जन्म हुआ था बच्चों लंदन में, कहां पर हुआ था, लंदन में हुआ था। और बच्चों देखो अगर बात करें इन्होंने क्रीमिया में, जब क्रीमिया की बात करते हैं बच्चों तो क्रीमिया में युद्ध हुआ था और यहां पर इन्होंने लोगों की काफी ज्यादा सेवा की थी, ठीक है। तो बच्चों याद रखना इन्होंने काफी ज्यादा जो लोग प्रभावित हुए थे यानी कि जिनको चोट लगी थी, जो काफी ज्यादा इंजर्ड लोग थे उनको बच्चों इन्होंने काफी ज्यादा मदद की, सहायता की। और बच्चों इनको क्या आप ध्यान रखना, इसी की बात करें तो बच्चों इनके जन्मदिन की बात करें बच्चों 12 मई की बात करें, ठीक है। 12 मई की बात करें बच्चों क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल नर्सेस डे, ठीक है। इंटरनेशनल नर्सेस डे की बात करें बच्चों तो याद रखना इंटरनेशनल जो नर्सेस डे है, ठीक है, ये कब मनाया जाता है, तो बच्चों याद रखना अंतरराष्ट्रीय जो नर्स दिवस है इन्हीं के जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं, कब, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन को बच्चों 12 मई को अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। कितना है, अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। किसको मनाए जाते हैं, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन को मनाया जाता है, कितने, किसको, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन को मनाया जाता है। और ये कहां की बच्चों, लंदन की हैं। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अंतरिक्ष में जाने वाली जो पहली महिला थी ये कौन थी, ठीक है। अंतरिक्ष में जो जाने वाली, स्पेस में जाने वाली पहली महिला कौन सी थी भाई, चलिए बात करेंगे, बताएंगे, ठीक है। अंतरिक्ष में स्पेस की बात करें बच्चों तो ये पहली महिला जो थी ये कौन थी जो अंतरिक्ष में जाती हैं, तो बच्चों 1963 की बात कर लेते हैं, ठीक है। 1963 की बात करें तो 1963 में बच्चों जो पहली महिला अंतरिक्ष में जाती है उनका नाम क्या था, वेलेंटिना टेरेस्कोवा की बात करें। और वेलेंटिना टेरेस्कोवा बच्चों ये किस देश की, तो याद रखना ये रूस की हैं। कहां से हैं ये, रूस की हैं बच्चों वेलेंटिना टेरेस्कोवा। और 1963 में ये कहां पर गई थी बच्चों, तो स्पेस में जाती हैं, ठीक है। कहां गई थी ये, स्पेस में गई थी, ठीक है, ये रूस की हैं। और पहले अगर बात करें बच्चों, देखो अगर यहीं पे बात करें पहले पुरुष की बात कर लेते हैं, ठीक है, कि जो पहला पुरुष था भाई ये कौन गया था, ठीक है। तो आपने नाम सुना होगा, यूरी गागरिन का नाम सुना होगा, किसका नाम सुना है, तो बच्चों याद रखना आप लोगों ने यूरी गागरिन का नाम सुना होगा 1961, ठीक है। यूरी गागरिन का नाम सुना होगा बच्चों, तो यूरी गागरिन ये बच्चों ये भी यूरोप, सॉरी कहां के हैं, रूस के हैं। कहां के हैं ये भी बच्चों रूस के हैं। और ये कब गए थे, तो बच्चों याद रखना 1961 की बात करें तो 1961 में बच्चों जो पहला मानव जाता है स्पेस में, पुरुष की बात करें मेल में, यूरी गागरिन थे। और ये कहां के थे, ये रूस के थे, ध्यान रखना। भारत की बात करें बच्चों तो भारत में पहला कौन था, 1984 में बच्चों राकेश शर्मा जी गए थे। कौन गया था, तो बच्चों याद रखना राकेश शर्मा जी की बात कर लेते हैं, तो याद रखना राकेश शर्मा जाते हैं बच्चों 1984 में, कब, राकेश जी। और ये किससे गए थे बच्चों, तो सोयूज T11 से, किससे गए थे, सोयूज T11 बच्चों जो रॉकेट था इससे कौन गया था, तो याद रखना बच्चों राकेश शर्मा जी गए थे। और इन्होंने जब इंदिरा गांधी ने इनसे पूछा था कि भारत कैसा लगता है तो इन्होंने बोला था सारे जहां से अच्छा। कौन सा, सारे जहां से अच्छा, ठीक है, याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
विश्व रेड क्रॉस बच्चों दिवस कब ये मनाया जाता है, ठीक है। विश्व रेड क्रॉस दिवस की बात कर लेते हैं कब मनाया जाता है। हाँ, महिलाओं में याद रखना, जो स्पेस में महिला, भारतीय मूल की महिला की बात करें बच्चों, कल्पना चावला गई थी, ठीक है, 1997 में। 1997 में गई थी, फिर जब दोबारा वो जाती हैं बच्चों स्पेस में 2002-3 की बात करें तो फिर उनका स्पेस जो है तो बच्चों याद रखना उनका क्रैश हो जाता है, यानी कि वो ब्लास्ट हो जाता है, आग लग जाती है और उनकी डेथ हो जाती है। वो हरियाणा से थी। कहां से थी कल्पना चावला? याद रखना हरियाणा से थी। विश्व रेड क्रॉस दिवस ये कब मनाया जाता है भाई? याद रखना बच्चों 8 मई की बात करें, ठीक है, याद रखना 8 मई की बात करें बच्चों, यहां पर कौन सा डे मनाया जाता है? याद रखिएगा बच्चों रेड क्रॉस दिवस की बात कर लेते हैं कि रेड क्रॉस दिवस ये कब सेलिब्रेट होता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रेस दिवस की बात करें बच्चों तो याद रखना विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता की बात कर लें बच्चों कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ठीक है, यानी कि अगर बात कर लेते हैं कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की बात कर लेते हैं तो ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो याद रखना ये मनाया जाता है आपके 3 मई को। कब मनाया जाता है? 3 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। और 1 मई की बात करें बच्चों तो यहां पे श्रम दिवस की बात करें या फिर मजदूर दिवस, ठीक है, श्रम दिवस की बात करें बच्चों या फिर मजदूर दिवस की बात कर लेते हैं, लेबर डे। कौन सा डे मनाया जाता है? तो बच्चों याद रखना लेबर डे की बात कर लेते हैं तो लेबर डे ये कब सेलिब्रेट होता है? तो बच्चों 1 मई को लेबर डे सेलिब्रेट होता है। और देखो 12 मई को तो अभी मैंने बताया कि यहां पर क्या मनाया जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस। क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस की बात कर लेते हैं तो बच्चों याद रखना अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस ये कब सेलिब्रेट होता है? तो अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस ये 12 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 मई को मनाया जाता है भाई, ठीक है, ध्यान रखना कब मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस बच्चों ये 12 मई को सेलिब्रेट होता है। ग्रेट, बहुत बढ़िया। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। चलो भाई, सारे जहां से अच्छा ये किसने लिखा था? ठीक है, सारे जहां से अच्छा बच्चों ये जो गीत है ये किसने इनमें से लिखा था? तो मोहम्मद इकबाल। किसने लिखा था भाई? मोहम्मद इकबाल ने बच्चों अगर बात करें इन्होंने 1905 में, कब की बात है ये? 1905 में बच्चों मोहम्मद इकबाल जी ने सारे जहां से अच्छा लिखा था। क्या लिखा था? सारे जहां से अच्छा। देखो अगर बात करें बंकिम चंद्र चटर्जी की बात करें बच्चों, आनंद मठ की बात करें, ठीक है, आनंद मठ की बात करें बच्चों, याद रखना आनंद मठ में क्या लिखा है बच्चों? याद रखना वंदे मातरम। क्या लिखा है? वंदे मातरम की बात करें बच्चों, याद रखना वंदे मातरम ये कहां पर लिखा गया है? तो बच्चों आनंद मठ में लिखा है। किसने? ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। रविंद्रनाथ टैगोर बच्चों इनको नोबेल प्राइज मिला कब? गीतांजलि के लिए मिला था 1913 की बात करें, ठीक है, गीतांजलि की बात करें बच्चों, ठीक है, 1913 में इन्होंने क्या लिखा था? तो याद रखना इन्होंने गीतांजलि के लिए इनको 1913 में इनको गीतांजलि के लिए क्या मिला बच्चों? नोबेल पुरस्कार। पहले एशियाई थे जिनको कि नोबेल पुरस्कार दिया गया, ठीक है। और जयदेव की बात करें बच्चों, गीत गोविंद, ठीक है, इन्होंने कौन सी रचना की थी बच्चों? गीत गोविंद की बात करें बच्चों, याद रखना गीत गोविंद की रचना किसने की थी? याद रखना जयदेव जी ने की थी। किसने की थी? जयदेव ने की थी। चलिए बिल्कुल हम आपको क्लास को ओवर करेंगे, बस एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर क्लास को ओवर करेंगे, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर क्लास को हम ओवर करेंगे। तो बच्चों देखो अगर यहां पे बात करें इनमें से नौका दौड़ एक विशेषता है, इनमें से किस त्योहार की नौका दौड़ एक विशेषता है? ठीक है, नौका दौड़ की बात कर लेते हैं तो इनमें से किस त्योहार की एक विशेषता की बात कर लेते हैं। तो देखो अगर बात करें बच्चों ये ओणम, जो ओणम है बच्चों ये केरल में सेलिब्रेट किया जाता है। कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है? तो याद रखना ये केरल में बच्चों सेलिब्रेट किया जाता है। और इस त्योहार के दौरान पर कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? तो याद रखिएगा नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। किसका है? नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। इसी केरल की बात करें बच्चों, देखो यहां पर क्या होता है? तो थुलाल, ठीक है, कौन सा होता है? थुलाल की बात करें बच्चों, यहां पे थुलाल नृत्य की बात कर लेते हैं। और कथकली की बात करें तो याद रखना कथकली नृत्य बच्चों ये कहां होता है? तो याद रखना ये केरल में। रोगाली बिहू की बात करें बच्चों, ये फसल कटाई के दौरान होता है और ये कहां पर मनाया जाता है? असम में। कहां पर होता है? असम में मनाया जाता है। नवरात्रि पूरे देश में मनाई जाती है, ऐसा तो है ही नहीं कि कोई इससे नवरात्रि ना सेलिब्रेट करता हो। और बच्चों पोंगल की बात कर लेते तो पोंगल ये कहां पर सेलिब्रेट होता है? तमिलनाडु में। कहां पर होता है ये? तमिलनाडु में बच्चों पोंगल त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। तो चलिए फिर आज हम लोग क्लास को यहीं पे ओवर करेंगे, ठीक है, क्लास को हम लोग आज यहीं पे ओवर करेंगे और मिलेंगे कल 3 बजे, ठीक है, कल मिलेंगे 3 बजे एक नई क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ और जानेंगे क्या कुछ खास है। ओके, तो अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, टेक केयर बच्चों। और हाँ, कोई कंफ्यूजन कोई डाउट है तो अपने सुझाव जो भी है मुझे कमेंट करके बता देना, कोई भी कंफ्यूजन कहीं पर भी है तो, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय बच्चों।